हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कल फील्ड असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ और उसमें पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को भी मिला। आगामी जो भी CGL 4 का एग्ज़ाम है, BSO का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको इस पैटर्न के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम आपकी BSSC ही करवाती है। तो यहाँ पे हमने कल 75 क्वेश्चन GS का देखा। आज हम लोग जनरल साइंस का देखेंगे। कल जनरल स्टडीज़ का देखे थे, तो साइंस में किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से आपको एक विस्तृत गाइडलाइंस मिल सकता है। तो कल वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे साइंस सेक्शन को। तो चलिए सीधे हम लोग साइंस वाले सेक्शन को ही ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो खंड ख सामान्य विज्ञान एवं गणित, सेक्शन B जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जनरल साइंस का आज विस्तृत सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो K2Cr2O7 दिया है, तो अगर हम लोग इसमें Cr2 का निकालना है तो Cr का मान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या 1 से। अब K2 चूँकि क्षारीय धातु है तो इसका 1 होता है, और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू प्लस 1 कर लेते हैं, प्लस इसका x है और इसमें भी 2 है तो 2x हो गया इसका, और इसका भी आपका देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल कर लेते हैं, और यहाँ पे 7 है ऑक्सीजन का परमाणु तो 7 लिख लेते हैं, प्लस इसका होता है -2 बराबर 0 कर लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 2x बराबर आपका 14 आ जाएगा, तो 2x बराबर आपका 12 आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या 6 हो जाएगी। राइट आंसर C हो जाएगा ऑप्शन। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। Molecules that shares the same molecular formula but have different structural arrangement of atoms are known as, तो आइसोमर इसको कहा जाता है, यानी कि समावयवी। तो ऑप्शन C हो जाएगा। और देखिए, यही कारण है कि इसका जो भौतिक और रासायनिक गुण है दोनों भिन्न होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा दे तो ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, लेकिन दोनों का रासायनिक और भौतिक गुण डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इसे ही आइसोमर समावयवी कहा जाता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। 78 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अभिक्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट बताता हूँ क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है बिहार SSC का। तो फ्रेंसियम का सबसे ज़्यादा होता है आपका, इसमें जो आपका अभिक्रियाशीलता होता है, मोस्ट एक्टिव रिएक्टिव होता है ये, तो फ्रेंसियम सबसे ज़्यादा होता है, फिर सीजियम का होता है, उसके बाद आपका पोटेशियम का होता है, उसके बाद सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंसियम होता है। ऑप्शन में देखिएगा तो फ्रेंसियम नहीं है, सीजियम नहीं है, तीसरा नंबर ऑप्शन है पोटेशियम, तो राइट आंसर B हो जाएगा पोटेशियम। तो ये लिस्ट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे फ्रेंसियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये घटते हुए क्रम में हमने यहाँ पे दिखा दिया है, सबसे अधिक फ्रेंसियम का होता है, तो राइट आंसर B हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का देखिएगा यहाँ पे, तो बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बॉयल का नियम क्या होता है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज PV इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि अगर P बढ़ाएंगे तो V कम होगा, V बढ़ाएंगे तो P कम होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉयल्स के नियम के अकॉर्डिंग कि दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आयतन कम करते हैं। तो देखिए आयतन घटाइएगा यानी कि इन्वर्स, तो देखिए यहाँ पे जो बॉयल्स का नियम होता है इसमें आपका P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, दैट इज़ V बढ़ेगा तो P घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा। तो यहाँ पे V को घटाया जा रहा है आयतन को, यानी कि P बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 80 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया समझिए होता क्या है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वो है कि जिसमें
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रिया एक साथ होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी एक धातु का अपचयन होता है और दूसरे का उपचयन होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसको कहते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करता है वो क्या होता है, अपचयित होता है। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसे कहते क्या हैं, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे। अगर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस धातु को क्या कहते हैं, तो वो उसको ऑक्सीकृत कहते हैं, और जो प्राप्त करता है उसे अपचयित कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका सी का। 81 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए, इसको मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी की तरफ से, बट इसको विकसित किसने किया था। तो देखिए, एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी थे, और भारत की तरफ से कौन थे, अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन। दोनों लोगों ने 1990 में मिल करके ये तैयार किया था, इसको विकसित किया था मानव विकास सूचकांक को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, और भारत की तरफ से अमर्त्य सेन थे, तो इसको भी याद रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे, कि पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, ये अधिकेंद्र नहीं होगा, गलत होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइपो सेंटर होता है जहाँ पे भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है। लेकिन जो इसके ऊपर होता है, तो इसके ऊपर सतह पर जो होता है वो अधिकेंद्र होता है, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, अधिकेंद्र पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 82 नंबर प्रश्न हो गया हम लोग का, राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका हाइपो सेंटर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए, कि सतह पर या भूपर पट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है इसको। प्लेटोनिक रॉक्स भी कहा जाता है इसको, प्लेटोनिक। तो वो भी अगर ऑप्शन होगा तो दोनों में से देख लीजिएगा आप लोग, इसी का नाम है प्लेटोनिक। और 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है। तो देखिए, पलायन वेग कहलाता है इसको। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर कोई वस्तु फेंकी जाएगी ना, तो फिर वह वापस धरती पर नहीं आएगी। अब देखिएगा 85 नंबर प्रश्न, समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है। तो समजातीय अंगों की उपस्थिति क्या इंगित करती है, तो ये अपसारी विकास है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो 86 नंबर प्रश्न है कि हिमालयी नदी के संबंध में गलत युग्म की पहचान करना है। तो देखिए, चीनाव दिया है, चंद्रा और भागा के मिलने से टांडी में बनती है, तो ये सही है। रावी हिमालय में उत्पन्न होती है, देवप्रयाग के पास से गंगा से निकलती है, ये भी सही है। झेलम वेरीनाग से निकलती है और वोलर से होकर बहती है, ये भी सही है। सतलुज मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ये गलत कथन है। सतलुज यहाँ पे राक्षस ताल से नहीं निकलती है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा, तो द्रव्यमान एम और वेग भी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है। तो देखिए, इसका हाफ mv² होता है। तो इसमें कहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, k = हाफ mv²। और k डायरेक्टली इसमें प्रोपोर्शनल होता है मास और वॉल्यूम वेलोसिटी के। 88 नंबर प्रश्न है, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी है। तो विकिरण हो जाता है इसका, रेडिएशन हो जाता है, रेडिएशन के माध्यम से गर्म किया जाता है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश द्वारा। 89 नंबर जो प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समताप मंडल। 89 नंबर प्रश्न समताप मंडल। 90 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 90 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा इसका, रिफ्रैक्शन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। अगला जो प्रश्न है कि किसी वस्तु की अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो जड़त्व होता है, जड़त्व अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन,
92 नंबर प्रश्न है आपका, एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल एक पूर्ण दोलक समय मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानिए कि आवर्तकाल इसका होता क्या है। T=2 पाई अंडर रूट एल अपन जी होता है, स्मॉल जी। तो देखिए स्मॉल जी कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है 22/7। एल यहाँ पे वेरी करता है, यानी कि एल के साथ आपका आवर्तकाल भी वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, तो लंबाई पे पूर्णतः डिपेंड करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है आपका, लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर करता है। तो ये देखिए आपका ऊर्जा के सिद्धांत पर करता है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है, एक से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण होता है। 94 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों में उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। तो 94 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो ये उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण से जब टकराता है, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एलील शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है, तो एलील। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एलील। 96 नंबर प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस में होता है, अमाशय में शुरू होता है। HCl आपका याद रखिएगा, HCl पाया जाता है। 97 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, सेरिबेलम बजाता है अनुमस्तिष्क। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस कार्बन क्या कहते हैं, तो इस कार्बन को रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आणविक जीव विज्ञान में DNA टेम्पलेट से RNA अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। 100 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम GS का प्रश्न है जनरल साइंस का, संवहनी पौधों में जाइलम प्राथमिक पदार्थ का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिज का परिवहन। तो ये आज का GS जनरल साइंस का था। जनरल स्टडीज़ का कल हमने आपको करवा दिया है, तो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आने वाले BSO और CGL 4 एग्ज़ाम के लिए आपको एज ए मिरर का काम करेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। तो आगे आप अपना इस मार्गदर्शन के साथ तैयारी को बढ़ा सकते हैं और अपना नेक्स्ट लेवल तक की तैयारी को लेके जा सकते हैं। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।